नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग एक और मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। कह रहा है कि द US हैज़ मिलिट्री डैश इन मैनी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी कि अमेरिका, उसकी बहुत सारी फ़ौज जो है बहुत सारे मध्य पूर्व देशों के अंदर है, जैसे अपने ईरान हो गया, इराक हो गया, उधर उन्होंने बहुत सारी अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है। तो मिलिट्री क्या है वहाँ पे? टाउनीज़ है, मिलिट्री पर्सनल है, मिलिट्री डेनिजेंस है या मिलिट्री फोर्सेस है। तो देखो, मिलिट्री वर्ड का सबसे अच्छा जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा वो फोर्सेस के साथ ही मिलेगा, मिलिट्री फोर्सेस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये हमें सेंटेंस को पढ़ना है और इसको चेक करना है कि इसमें कोई ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस के किसी पार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो हमें उसको फाइंड आउट करना है। कह रहा है प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशियन कैन बिकम कोटेड विद एल्गी एंड अदर मेरीन माइक्रोब्स दैट प्रोड्यूसेस ए केमिकल सेंट। कह रहा है कि प्लास्टिक का जो आप बोल सकते हैं कि मलबा या जो बची कुचा भाग है वो अगर महासागर में रह जाए तो उसके ऊपर जो है एक परत, कोटिंग का मतलब तो परत बन जाती है किसकी? शैवाल की और दूसरे समुद्री जीवों की, और वो एक केमिकल सेंट बनाते हैं। मतलब एक केमिकल सेंट का मतलब होता है सुगंध, तो वो एक केमिकल जैसी सुगंध वहाँ पे बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दैट है ये बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन दैट के पीछे ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमारा एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी ये एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर प्रोड्यूसेस तो सिंगुलर वर्ब है, जबकि एंटीसीडेंट माइक्रोब्स प्लूरल है, तो इस वर्ब को प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा और प्रोड्यूसेस की जगह प्रोड्यूस का उपयोग करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में यहाँ पे एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि क्या ये ग्रामर के हिसाब से सही है क्या। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो इसको चेक करेंगे। कह रहा है ही शार्पन्ड हिज पेंसिल बट द लेड ब्रोकन एज सून एज ही स्टार्टेड राइटिंग। कह रहा है कि उसने अपनी पेंसिल को शार्पन किया था, मतलब शार्पनर से उसको जो है उसने पेंसिल को शार्प किया था, लेकिन जो उसकी लेड है, मतलब जो उसकी नोक है, वो टूट गई जैसे ही उसने लिखना शुरू किया। बट द लेड, अब यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है क्योंकि ये कह रहा है कि वह टूटी, तो एक्शन जो है वो अपने को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि भाई किस तरीके से है ये वर्ब। देखो, ये वर्ब जो है इस तरीके से है। ब्रेक जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रोक, और इसका थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकती। अब यहाँ शार्पन लिखा हुआ है, जो शार्पन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें यहाँ पर भी पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा। तो ब्रोकन की जगह हमें ब्रोक का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे बट द लेड ब्रोक एज सून एज ही स्टार्टेड राइटिंग। तो 78 के अंदर पार्ट बी में यहाँ पे प्रॉब्लम। अगला देखिए, हमें एक इडियम मुहावरा यहाँ पे दिया हुआ है, उसका अर्थ बताना है। मुहावरा है ए फिश आउट ऑफ वाटर। हिंदी में इसको अपन बोलेंगे जल बिन मछली। जल बिन मछली।
तो आप जानते हैं कि मछली जो है वो कहाँ पर सुखी होगी, कहाँ पे कंफर्टेबल होगी। तो मछली का घर कहाँ है? जल में है, पानी में है। अब आप उसको अगर पानी से निकाल देंगे तो वो कैसी हो जाएगी? अनकंफर्टेबल हो जाएगी, उसके लिए तकलीफ़ होगी। जैसे हम मनुष्य हैं, हमें धरती पे आराम मिलता है, धरती पे हम सुखी रहते हैं। अब हमें उठा के डाल दे पानी में कि भाई आप पानी में रहो, तो हमें दिक्कत होगी। तो वही चीज़ मछली के साथ है। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम एनवायरनमेंट। अकस्टम का मतलब जिसका वो आदी हो। तो मछली जो है वो जल में रहने की आदी है। आपने सुना होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो आपने जल से मछली को निकाल दिया, तो जैसे ही आप जल से मछली को निकालेंगे मछली तड़पने लग जाएगी, क्योंकि वो जो है अपने जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो रहने की आदी है, उस एनवायरनमेंट से आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो 79 में ए हो जाएगा। अगला देखो, सेंटेंस के अंदर हमें चेक करना है कि वाक्य के कौन से भाग में एरर है। कह रहा है कि नो डाउट ह्यूमन माइंड्स आर गुड ऑन प्रिडिक्टिंग द वर्स्ट। कह रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य का जो दिमाग है, वो बहुत ही बढ़िया है ख़राब चीज़ को भांपने में। हमें जब भी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ दिक्कत होने वाली है, तो हमारा जो दिमाग है बहुत जल्दी उस चीज़ को भांप लेता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है? तो यहाँ प्रेपोजिशन का एरर है। जब मैंने आपको क्लास में प्रेपोजिशन पढ़ाया था तो फिक्स प्रेपोजिशन के अंदर हमने पढ़ा था कि गुड के साथ हमेशा एट आता है और बैड के साथ हमेशा इन आता है। तो यहाँ पर गुड ऑन नहीं आएगा, गुड एट आएगा। कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट डी में जो है यहाँ पर एरर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए 81 देखो, हमें वो स्पेलिंग बतानी है जो गलत लिखी हुई है, इनकरेक्ट बोल रहा है। तो स्टैम्प यानी मोहर स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। क्रैम्प का मतलब होता है कि कोई झटका आ गया, कोई नस खिंच गई, तो ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। डैम्प का मतलब होता है गीला, वेट, तो ये स्पेलिंग भी ठीक है। ए की स्पेलिंग गलत है और ए ही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें गलत स्पेलिंग पकड़नी थी। एग्रावेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना, तो इसमें डबल जी आता है प्यारे बच्चों, इसमें डबल जी आता है। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो यहाँ 81 में ऑप्शन ए अपना बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इस अंडरलाइन पार्ट को चेक करो कि इसमें कोई दिक्कत है क्या। चेक करते हैं। कह रहा है द मिडिवल नाइट वॉज न्यू फॉर हिज हॉर्समैनशिप। कह रहा है जो मध्यकालीन जो एक तरीके से बोल रहे हैं शासन था, वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था? हॉर्समैनशिप के लिए जाना जाता था। दोस्तों वॉज जो है और वर जो है, इसके साथ अंग्रेज़ी में एक संभावना तो ये है कि इसके साथ आप मेन वर्ब जो है वो आईएनजी लगाएं। ये कौन सा टेंस होता है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एक तो ये संभावना बनती है। दूसरी संभावना क्या बनती है? वॉज वर के साथ बीन आता है और फिर यहाँ पर आईएनजी आता है। ठीक है, सॉरी ये चेंज करना पड़ेगा, ये परफेक्ट में है। वॉज वर के साथ एक थर्ड फॉर्म आती है, और ये कब आता है? जब हम लोग पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वॉज के साथ नो जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नो का मतलब जानना, न्यू मतलब जानता था, सेकंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? नोन। अब हमने देखा कि वॉज वर्ब के साथ या तो आईएनजी आनी चाहिए या फिर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ थर्ड फॉर्म है। ये है थर्ड फॉर्म, तो यही हमारा आंसर होगा। तो 82 में ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि क्या ये सही है क्या। कह रहा है द ब्लू हाउस इज़ प्रैक्टिसिंग इट्स सॉन्ग्स फॉर द कंपटीशन। कह रहा है कि ब्लू हाउस जो है वो अपने गानों का अभ्यास कर रहा है प्रतियोगिता के लिए।
देखिए प्रैक्टिसिंग इट्स दे रखा है, इट अपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होता है इट इज़, जबकि हमें यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है ब्लू हाउस के लिए। ब्लू हाउस जो है वो नॉन लिविंग एंटिटी है, तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग सिंगुलर फॉर्म में कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, इट, और इट को किसी चीज़ से रिलेट करने के लिए इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स आता है, ना कि इट इज़, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका। तो यहाँ पर इसको पजेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस करना पड़ेगा इट्स से। तो अब आप देख लो इट्स कहाँ लगा हुआ है, वही अपना आंसर है। तो प्रैक्टिसिंग इट्स, ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखो, पैसिव वॉइस बताना है, कह रहा है दी मेड, ये सब्जेक्ट हो गया। मेड हम लोग घर पे जो महिला काम करती है उसको हम लोग मेड बोलते हैं, नौकरानी। वॉशेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से हमें पता चला कि हम लोग कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। द विंडोज़ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और एवरी वीक जो है ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है जो हमें जानकारी दे रहा है कौन से टेंस की, प्रेजेंट सिंपल की। जब हम लोग प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है कि यहाँ पर इज़-एम-आर आएगा, और इज़-एम-आर के साथ जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि पैसिव में ऑब्जेक्ट इधर आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो द विंडोज़ आर ये बनेगा, ये दोनों चले गए। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए इज़-एम-आर के बाद थर्ड फॉर्म, तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड। फिर आपका ये टाइम का एडवर्बियल, और बाई के साथ एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट की तरह जुड़ जाएगा। तो 84 जो है उसमें बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखो, कह रहा है कि नेक का अपोजिट बताइए। देखिए नेक का मतलब होता है एबिलिटी, और क्या बोल सकते हैं, स्किल। हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षमता। तो इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी। 85 में जो है डी हमारा आंसर है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। लेसन का मतलब होता है पाठ। विल का मतलब होता है घूंघट। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट है। आगे देखो, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, बताओ। कह रहा है वॉश यानी धो, रिंस मतलब उसको घिसना, ड्रेन सुखाना, वाटर फ्रॉम क्यूनोवा एंड डैश। ये कह रहा है कि क्यूनोवा एक प्रकार का कोई दवाई वगैरह है, कह रहा है उसको धो, घिसो और सुखा के साइड में रख दो, ताकि हम लोग उसको बाद में क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो साइड में रखने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा, सेट इन का तो मतलब शुरू करना होता है, सेट ऑफ मतलब किसी चीज़ को बंद कर देना, सेट अपॉन मतलब किसी चीज़ पे काम शुरू करना है, सेट असाइड मतलब साइड में रख देना। तो कह रहा है धो धा के सुखा के साइड में रख दो, तो सेट असाइड हो जाएगा, डी करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, और PQRS जो है अपने को सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें एक ऐसा क्रम बताना है जिस क्रम में ये अपने को सही मीनिंग दे दे। तो शुरुआत कहाँ से होगी, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कंपोस्टेबल प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत जो है वो यहीं से होगी कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक पैकेजिंग जो है वो एक ब्लैंकेट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक सॉल्यूशन है टारगेटेड एप्लीकेशंस के लिए। कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स जो है महंगे होते हैं कन्वेंशनल प्लास्टिक्स से, तो आर के बाद में पी का आना अनिवार्य है। ये कौन सा पेयर हो गया, मैंडेटरी पेयर हो गया, आवश्यक जोड़ा, जिसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ कक्षा में, क्योंकि यहाँ पे तुलना हो रही है। आर में कह रहा है कंपोस्टेबल प्लास्टिक ज़्यादा महंगे है किससे, कन्वेंशनल प्लास्टिक से। तो आर के बाद में पी का आना अनिवार्य है। आर के बाद में पी देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ है
तो ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, डी भी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, शुरुआत किससे होगी? कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स, तो एस से शुरू होना ज़रूरी है, और एस के बाद में कौन आएगा? आर, फिर पी, और लास्ट में क्यू आएगा। सॉरी, आर के बाद में तो पी आ ही गया ना, तो क्यू को अपने को चेक करना है, क्योंकि भी एस से शुरू हो गया। कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स जो है वो एक ब्लैंकेट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट एप्लीकेशंस के लिए मेजॉरिटी में है। और फिर आर आ जाएगा, कंपोस्टेबल प्लास्टिक ज़्यादा महंगे हैं कन्वेंशनल प्लास्टिक से, और सफिशिएंट मात्रा में हिंदुस्तान में उपस्थित नहीं है। तो 87 में ए जो है वो अपना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे देखिए, हमें बताना है पर्यायवाची, सेम मीनिंग वर्ड बताना है। रिडिक्यूल का मतलब होता है दोस्तों किसी का मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। पैथोलॉजी जो है वो होता है दोस्तों स्टडी ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीजेज। जो रोग होते हैं या बीमारियां होती है उनका पता लगाने के लिए जो अध्ययन होता है उसको हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। डेरिजन का मतलब होता है किसी चीज़ का अपने पथ से हट जाना, पथ से पथ भ्रष्ट हो जाना। डेरिवेशन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी को एक तरीके से अपन बोलते हैं किसी में से कोई चीज़ निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड करना। रेजोल्यूट का मतलब होता है सख्त। तो डेरिजन का मतलब दोस्तों कई बार ये भी हो सकता है कि अपन जो है गंभीरता से किसी चीज़ पे सोच विचार करें। तो मजाक का अपोजिट डेरिजन अपन ले सकते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं। तो 88 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपोजिट बताना है किसका? नैडीर का। दोस्तों नैडीर का मतलब होता है पेंदा, हिंदी में हम लोग तल भी बोल सकते हैं। डोसाइल का मतलब होता है दोस्तों दब्बू, जिसमें कॉन्फिडेंस की यानी विश्वास की कमी है, डरपोक। डोसाइल का एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है जो आपकी परीक्षा में कभी पूछा गया है शायद, सबमिसिव भी होता है इसका। बेस का मतलब होता है आधार, गणित में अपन पढ़ते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम में, आधार, लंब और कर्ण। बॉटम का मतलब होता है पेंदा। तो ये तो नाडीर का क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। तो एंटोनिम हो जाएगा क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है चरम, यानी अपन बोल सकते हैं कि टॉप बिंदु, टॉप पीक। यहाँ डी जो है उचित हो जाएगा क्योंकि एंटोनिम बताना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपोजिट बताओ। किसका अपोजिट बताओ? एनोमलस। दोस्तों एनोमलस का मतलब होता है जो बिल्कुल क्या है, अलग है, अजीब है। ठीक है। एंडेमिक का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसी बीमारी जो एक सीमित क्षेत्र में फैली हुई है, सीमित क्षेत्र में जो फैली हुई है उसके लिए एंडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक आपने सुना होगा, महामारी जो वैश्विक स्तर पे फैली हुई होती है। आउटलैंडिश का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। एलियन का मतलब होता है दोस्तों दूसरे ग्रह का प्राणी, दूसरे ग्रह का प्राणी। और कस्टमरी का मतलब होता है दोस्तों जो चीज़ क्या है, प्रचलित। कस्टमरी का मतलब होता है प्रचलित। तो अपोजिट बताना है। तो एनोमलस का मतलब होता है जो चीज़ अलग है, अजीब है, जबकि कस्टमरी मतलब जो चीज़ प्रचलित है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में ऑप्शन बी जो है वो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, हमें इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है दिए गए सेंटेंस का। सैड जो है नोस तो नो चेंज रहता है, तो ये सेज गलत हो गया, सैड होगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा। सब जगह ही है क्या? बिल्कुल। देखो यहाँ कंजंक्शन गायब कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के एफर्मेटिव सेंटेंस में दैट कंजंक्शन लगता है, तो बी भी नहीं हो सकता, ए भी चला गया। अब सी और डी है।
एक चीज़ और, जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में। तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। तो यहाँ पे हमारा जो है 91 में ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, कह रहा है कि वो सेंटेंस बताओ जिसमें कोई स्पेलिंग की गलती नहीं है। आई टेक दिस इशू, ये गलत हो गया। इशू जो है मुद्दा, उसमें डबल एस आता है। आई टेक दिस इशू वेरी सीरियसली, सीरियसली की स्पेलिंग गलत है, SERIOUSLY होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आई टेक दिस इशू वेरी सीरियसली, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है सारी। आई टेक दिस इशू वेरी सीरियसली, सीरियसली की गलत है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ये होगी। तो हमें उसने यही कहा था कि वो सेंटेंस बताओ जिसमें कोई स्पेलिंग की गलती नहीं है। तो 92 में सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है कि इस पार्ट को चेक करना है कि इसमें कोई गलती है क्या, अगर नहीं है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज गलती। कह रहा है व्हेन यू राइड ए हॉर्स, कह रहा है कि जब भी तुम एक घोड़े की सवारी करो, यू सेट ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट। तो हाँ, आप क्या करते हो, उस पर बैठते हो और उसका जो है नियंत्रण ले लेते हो। तो कह रहा है व्हेन यू राइड, यहाँ कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म, मतलब कौन से टाइम की चर्चा चल रही है। तो आप बोलेंगे कि सर प्रेजेंट टाइम की चर्चा चल रही है। तो प्रेजेंट टाइम की चर्चा अगर चल रही है तो आगे भी प्रेजेंट टाइम की चर्चा चलेगी। तो यू सिट हो जाएगा, यू सिट ऑन इट एंड कंट्रोल। अभी अभी आपको एक क्वेश्चन में पहले बताया था, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। इट अपोस्ट्रोफी एस का तो मतलब होता है इट इज़, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। हमें यहाँ पर उस नॉन लिविंग एनिमल के लिए पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। एनिमल को कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, इट से। तो इट का पजेसिव क्या हो जाएगा, इट्स। तो आप देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, और यू सिट ऑन इट एंड कंट्रोल इट्स मूवमेंट्स। तो 93 में जो है डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, कह रहा है कि एक मुहावरा दिया हुआ है और उसका अपने को वो बताना है अर्थ। कह रहा है टू शेक इन वंस शूज़, आपने शूज़ पहने हुए हैं, आप बैठे हो और उसमें आप शेक हो रहे हो। शेक का मतलब होता है कांपना। तो भाई आप बैठे बैठे अगर आप कांप रहे हो, मतलब आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है या आप क्या हो, नर्वस हो। तो अब देखो कहाँ है, टू लीव नो रिमार्क, टू बी अफ्रेड, एन अनप्लीजेंट सिनेरियो, टू फेल टू अंडरस्टैंड। तो टू बी अफ्रेड हो जाएगा, क्योंकि अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। तो 94 में जो है बी अपना बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन, ग्रम्बल का अपने को पर्यायवाची। दोस्तों ग्रम्बल का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना, और माफ़ी के लिए करहाना। दोस्तों कॉल का मतलब होता है बुलाना, रिंग का मतलब होता है घंटी करना। फ़ोन मिलाते हैं तो जो घंटी बजती है उसको रिंग बोलते हैं। ग्रीन का मतलब होता है पीसना, ग्रोन हो जाएगा, ग्रोन का मतलब भी करहाना, गिड़गिड़ाना। तो 95 में जो है बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखो, क्लोज टेस्ट आ गया। इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे और जो उचित है वो लगा देंगे। कह रहा है आई हैव ऑलवेज बीन बैड एट जर्नलिंग। कह रहा है कि मैं हमेशा से ख़राब था जर्नलिंग में। जर्नलिंग मतलब कि किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करना, उसके बारे में बताना। देखिए प्रेपोजिशन का एरर है, बैड इन होता है, गुड के साथ एट आता है। तो कह रहा है कि मैं हमेशा से ख़राब था जर्नलिंग में। ऑल माई चाइल्डहुड डायरीज इंक्लूड मेजर गैप्स। बचपन में मैंने जितनी भी डायरी के अंदर कहानियाँ लिखी उन सब में काफ़ी जो है कमियाँ हैं। इन वन डैश आई एम 8 विजिटिंग माई आंट इन द वेरी डैश आई हैव एक्सपीरियंस प्यूबर्टी एंड हैव ए क्रश ऑन मोहित द किड डैश सिट्स बिहाइंड मी इन बायोलॉजी। कह रहा है कि एक समय तो मैं कोई कहानी बता रहा हूँ, उसमें मैं 8 साल का हूँ और अगले ही पल जो है मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी जो है प्यूबर्टी, मतलब वो उम्र आ गई है जब शरीर में हार्मोनल चेंज आते हैं। और कह रहा है उसमें फिर मुझे मोहित नाम के एक लड़के पे क्रश हो जाता है जो मेरे पीछे बैठता है बायोलॉजी क्लास में। टुडे मे जर्नल एंड आई आर समथिंग लाइक ई स्ट्रेंज एक्वेंटेंसेज हु चेक इन एवरी नाउ एंड देन जस्ट टू कीप इन डैश विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग वाई।
और फिर उसके बाद में मई के अंदर जो जर्नल मैंने छापा या लिखा था, तो उसमें मैंने देखा कि अजीब अजीब सी वाक्य थे जो बार बार बदल रहे थे। यप वी से टू ईच अदर इन पासिंग एवरीथिंग इज़ गुड, होप ऑल इज़ डैश विद यू। और जब भी हम लोग एक दूसरे से पास होते थे तो एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इन ऑल माई चाइल्डहुड डायरीज इंक्लूड मेजर गैप्स इन 1-IM8। अब डायरी में आप क्या करते हो, किसी चीज़ को सेक्शन की बात करेंगे, टर्म्स की, पास एंट्री की, क्योंकि डायरी में उसने जो लिखा है मतलब उसकी एंट्री करिए। तो कह रहा है एक एंट्री के अंदर मैं 8 साल का हूँ और अगले ही पल जो है विजिटिंग माई आंट इन द वेरी नेक्स्ट का मतलब होता है अगले ही जनरल के अंदर जो है मैंने अनुभव कर ली है प्यूबर्टी की और मुझे मोहित पे क्रश है। द किड, वो लड़का जो कहाँ बैठता है, मेरे पीछे। तो यहाँ पर किड को रिलेट करना है, तो सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हु। वो लड़का जो कहाँ पे बैठता है, मेरे पीछे बैठता है बायोलॉजी की क्लास में। आगे कह रहा है टुडे मे जनरल एंड आई आर समथिंग लाइक स्ट्रेंज एक्वेंटेंसेस हु चेक इन एवरी नाउ एंड देन जस्ट टू कीप इन डैश। कीप इन टच का मतलब होता है एक दूसरे के संपर्क में रहना। तो जब भी वो एक दूसरे के संपर्क में रहने की कोशिश करते हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग वाई, और इस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि हम लोग एक दूसरे के टच में क्यों रहना चाहते हैं। यप वी से टू ईच अदर इन पासिंग एवरीथिंग इज गुड, होप ऑल इज़ वेल। ये तो आपने काफ़ी सुना होगा मुहावरा, ऑल इज़ वेल मतलब सब कुछ ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने समझी है बहुत अच्छे से आपको समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अपने कीमती कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टेस्ट में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।